Hello everyone. Let me invite आप सबका फिर से स्वागत है आज होम्योपैथी के थ्रू होने वाले वीकली वेबिनार्स में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Let's welcome Dr. Pradeep Bhagel with us. हम डॉक्टर सरन की भी वेट करते हैं, डॉक्टर सरन आ जाएं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे बहुत शरारती होते हैं और पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जैसे जैसे आजकल बढ़ता जा रहा है ऑटिज्म है या क्या है, उसके लिए कि बच्चे शरारती हैं या उनको एडीएचडी है। तो आज डॉक्टर प्रदीप भागेल हमारी जो है कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अपनी जो है नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। हेलो Good evening, हेलो doctor. डॉक्टर सरन। Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर सरन, आपको डॉक्टर प्रदीप नजर आ रहे हैं? Yes, I can see Dr. Pradeep, but I can't see you. ओके, आई कांट एंड आल्सो आई सी कैन सी यू यू मैम। ओनली। आपका वॉल्यूम भी बहुत धीरे है डॉक्टर सरन और डॉक्टर प्रदीप मेरा का भी। ओके ओके। बाकी Is it लोगों Am I okay now? को audible? ऑडिबल है नहीं है? Hello? आपकी वॉल्यूम बहुत स्लो है डॉक्टर सरन एंड डॉक्टर प्रदीप। But बाकी लोगों को ऑडिबल है क्या हम लोग? हाँ, ये देख। I can hear Dr. Pradeep and I think आपके वहाँ पे कुछ इशू है डॉक्टर सोनी। हाँ, माइट भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर सबको सब ऑडिबल है तो ठीक है, चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। ऑडिबल सर आ रहा है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, तो लेट आज मी हम लोग वेलकम डॉक्टर प्रदीप। I am Dr. Arpana Soni, founder of Ars Homeopathy, and I have Dr. Saranjit. She is co-founder of Ars Homeopathy, The Hope, and Dr. Samiksha too. एंड आज हम वेलकम करने वाले हैं डॉक्टर प्रदीप भागेल का, जो बहुत सीनियर होम्योपैथ है और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एडीएचडी के केसेस को लेकर। आज वो हमारे साथ उन मिथ्स को बस्ट करेंगे, एडीएचडी के बारे में जानकारी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि होम्योपैथी कैसे इन सबको मैनेज कर सकती है एडीएचडी को, और साथ में जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं या एडीएचडी है उनका क्या डिफरेंशिएशन है। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रदीप भागेल। ओवर टू डॉक्टर सरन। Yeah, welcome Dr. Saab. I'm very glad that we are able to get your time and you are coming on our platform. तो सर हम लोग एक जनरल लेमैन लैंग्वेज से ही पूछेंगे ताकि हम लेमैन को ये बता सके एडीएचडी एक्चुअली है क्या, मतलब बेसिकली व्हाट इज एडीएचडी। तो होता कैसे ना मैम, एडीएचडी का लॉन्ग फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो जनरल अगर आम पब्लिक इसको समझना चाहे तो जो बच्चे चंचल होते हैं, हर बच्चे में चंचलता जरूर होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो बच्चे चंचल रहेंगे तो उनमें हम लोग बोलते हैं कि ये एडीएचडी हो सकता है। लेकिन बहुत बार मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चों को गलती से लेबल लगाया जाता है एडीएचडी का, और कुछ केसेस में जहाँ पे समय पर डायग्नोसिस होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। सो ये दोनों साइड से दिक्कतें हैं आज भी अपने फील्ड में। और दूसरी बात पेरेंट्स के लिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज या थायराइड को हम लोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हम लोग कि ये बीमारी है। तो ये बीमारी नहीं है, दिस इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन इन चिल्ड्रन, नॉट अ डिसीज। हम्म। तो सर इसके अंदर जैसे बच्चा कई बार होता है कि वो इनअटेंटिव है या हाइपर एक्टिव है, तो ये अलग अलग उसके साथ भी आते हैं बच्चे, तो दैट डजंट मीन कि ये एडीएचडी है या उसके अंदर इंक्लूड रहेगा ये सब।
देखिए अभी ना अति मतलब इसको हिंदी में अगर हम समझे तो इसको अति सक्रियता हम बोल सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। तो पहला होता है रेस्टलेसनेस, जिसको हम बेचैनी बोल सकते हैं। दूसरा होता है इनअटेंटिवनेस, कि जहाँ पे ध्यान केंद्रित करने में बच्चे को परेशानी होती है। और तीसरा होता है हाइपर एक्टिवनेस, जहाँ पे आवेगपूर्ण उनका व्यवहार रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं तीनों को थोड़ा समझा दूं लेमैन लैंग्वेज में, कि वो इसको कैसे जाने की मतलब क्या लक्षण इसके हो सकते हैं और क्या नहीं। तो रेस्टलेसनेस या बेचैनी में अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा होता है कि हाथ या पैर का हिलाना, या सीट पे अगर बैठा है, मान लो चेयर पे बैठा है, तो हाथों से कुछ मूवमेंट कंटिन्यू चलते रहेगा या पैर को हिलाते रहेगा। लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठ पाएगा, ये भी हो गया रेस्टलेसनेस का लक्षण। दूसरा, अक्सर अगर स्कूल में ये बच्चे जाते हैं तो एक जगह पे बैठेंगे नहीं, हमेशा एक सीट से उठ के दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाएंगे। शांत बैठने में इनको परेशानी होती है। और अगला बात रहता है कि स्लीप इनकी डिस्टर्ब रहती है। तो फिजिकली और आपको स्लीप के भी पैटर्न्स में ये बच्चे रेस्टलेस ही दिखेंगे। दूसरी चीज मैंने जो बोली कि इनअटेंटिवनेस होना, तो इनअटेंटिवनेस में ये चीज होती है कि कोई काम पे ये बच्चे ध्यान देकर काम नहीं कर सकते एक जगह पे। मतलब कोई इनको खेल खेलना है तो वहां पे भी वो एक 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 टाइप में खत्म होने तक नहीं कर पाएंगे। उनको अगर हम लोग कुछ चीज लाने के लिए बोले तो वो शायद लाने के लिए जाए लेकिन लाकर ना दे। उसके बाद में असावधानी रहती है, कि जैसे कोई चीज का डर होना चाहिए। एक उम्र रहती है कि जो उम्र से बच्चे ने कोई हाइट से कूदना चाहिए और वो हाइट से कूदना नहीं चाहिए। तो इनमें वो चीज का भी अभाव होता है, असावधानी का। तो असावधानी की वजह से बच्चे बहुत बार गिरने टूटने का इनको डर भी रहता है और अपनी चीजों को खो भी देती है। ये इनके इनअटेंटिवनेस के लक्षण जनरली हमको पाए जाते हैं। तीसरा मैंने बोला कि हाइपर एक्टिविटी, जिसके लिए ये ज्यादातर जाना जाती है। तो प्रतिक्रिया जल्दी देते रहेंगे, कि जैसे हमने कोई सवाल पूछा तो सवाल खत्म होने के पहले ही वो उसका जवाब बोल देंगे। उसके बाद में सोचे समझे काम करेंगे। लग गया, महसूस हो गया, तो उसके बाद में हम लोग बार बार करते नहीं है, या बच्चों से एक्सपेक्टेड होता नहीं है नॉर्मल बच्चों से। लेकिन ये बच्चे वहां पे वो चीज शायद से बार बार कर देवे, कि जहाँ पे इनको ये चीज का ज्ञान नहीं चलता है। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा बात करते रहेंगे। दूसरों की बातों के बीच में रोकना या टोकना। जैसे अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर्स कुछ लोगों ने यहाँ पे सेशन ज्वाइन किए हैं, तो मेडलसम नाम का एक रूब्रिक है हमारा, तो वी कैन थिंक अबाउट दैट। उम्र के हिसाब से ज्यादा बात करना, ये भी चीज आपको देखने मिलेगी। प्रिकॉसिटी, ये एक तरह का लक्षण होता है। दूसरों के कामों के बीच में दखल देंगे। अगर क्लास में बैठे हैं तो बाकी बच्चों के मुकाबले इनको बैठे रहने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब ज्यादातर माँ या पेरेंट जो हमारे पास में आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी एनर्जी इसके पास में आती कहाँ से है। तो कहा मतलब कंटिन्यू ऑन द रन रहेंगे, कहीं पे चढ़ते रहेंगे, कहीं से नीचे आते रहेंगे। चुपचाप खेलने या कोई कार्य करने में भी इनको परेशानी रहती है। उसके बाद में आप अगर बात कर रहे हो, उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हो, तो बीच में ही आपको रोक सकते हैं। उनका अगर नंबर आए, जैसे कि मेरे पास में एक बच्चा था कि ऑटो अगर उसको पकड़नी है घर से बाहर निकलने के बाद, तो ऑटो आने के बाद में खाली है या नहीं है, पेरेंट्स के साथ अगर वो रहता था तब, तो वो देखता नहीं था, वो ऑटो की तरफ वो अपना छलांग लगा देता था। तो इस तरीके से बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। दूसरों की बातचीत, दूसरे कोई बच्चे इनको साथ में क्लिनिक में अगर है, एक हाइपर एक्टिव और एक नॉर्मल बच्चा, तो दूसरे बच्चा अगर जो कुछ कर रहा है तो उसके हाइपर मतलब एक्टिविटी में बाधा डालेंगे। उसके हाथ में कोई चीज है तो वो चीज अपने पास में ले लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों का बर्ताव होता है। मतलब ये है कि ये बच्चे कॉशियस नहीं होते हैं बिल्कुल भी ना, मतलब बिल्कुल जैसे भी नहीं। आपने समझाया। ओके। मतलब हर एक चीज में कूद फाद भी है। तो ये बच्चे एजुकेशन मतलब इनका लेवल क्या रहता है, हाँ, ये मतलब आईक्यू देखिए अभी लेवल क्या दो रहता है इनका? हाँ, दो चीजें होती है कि मेंटल एप्टीट्यूड है, जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं।
तो आईक्यू का और एडीएचडी का वैसे कुछ एक दूसरे से संबंध है नहीं। मतलब ये ओके बच्चों का मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास नॉर्मल रहता है, या तो मैं ये बोलूंगा कि इनका मानसिक विकास जो है जरूरत से ज्यादा भी रहता है कुछ केसेस। तो ओके मानसिक आईक्यू का और एडीएचडी का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन लेट डायग्नोसिस, जैसे मैंने बोला कि इसका लेट निदान होने के जो कारण है, तो बहुत बार हम पेरेंट्स बच्चे को जो स्कूल में डाल देते हैं या डे केयर सेंटर में डालते हैं, तो वहाँ के टीचर से कंप्लेंट आती है कि एक जगह बैठता नहीं है, दिन भर इसको खेलना ही चाहिए, उसके बाद में स्कूल में कुछ चीजें भूल जाएगा, या फिर बिना जरूरत, मान लो इनके पास में घर से पेंसिल इरेजर आपने सब दिया हुआ है, लेकिन ये बिना वजह किसी का कोई चीज चुरा कर लाएंगे, या फिर ये भी करते हैं कि देखिए ना, बच्चे ना मिस्चीवस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मिस्चीवसनेस दूसरे मतलब मजाकिया स्वभाव जो होता है एक लिमिट तक सही होता है। ये हाँ बच्चों जी में ये आदत पाई जाती है, जैसे मैंने चुराना बिना जरूरत। दूसरी आदत ये भी होती है कि मान लो एक बच्चे का इरेजर निकाल के या पेंसिल निकाल के दूसरे की बैग में रख दिया, ये लोग इसलिए ओके करेंगे कि ताकि टीचर को जब मिले तो टीचर उनको डांटे, और इनकी चोरी अगर पकड़ी गई कि इन्होंने वैसे रखा था तो ये हंस के झूठ बोल देंगे कि हमने किया नहीं है। तो दीज आर टू बैड क्वालिटीज दे आर हैविंग, कि एक लायर स्वभाव इनका होता है, जो रूब्रिक भी ओके आपको मिल जाएगा, और बिना जरूरत चीजें चुराना जो होम्योपैथी डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। तो क्लेप्टोमेनिया भी हम लोगों को इसमें देखने मिलता है। गर्ल्स की तुलना में बॉयज में ये ज्यादा आपको मिलेगा। इम्पल्सिव तो जैसे मैंने बोला कि इनके खुद के इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि एवरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड इज नॉट द चाइल्ड ऑफ एडीएचडी। यस तो 4 साल की उम्र तक कोई भी बच्चे का चंचल होना नॉर्मल होता है, लेकिन हद से ज्यादा अगर है तो उनका चंचलता एडीएचडी की हो सकती है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए कोई टेस्ट है नहीं, इसको एक क्राइटेरिया है DSM-5 का। तो हाँ जी DSM-5 का क्राइटेरिया अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में आगे बोलूंगा। हाँ जी हाँ जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि किस एज पे हम लोग पता कर सकते हैं और क्या तरीका है इसको पता करने का, कैसे पता कर ओके, सकते हैं? एज वाइज अगर हम लोग देखें मैडम, तो एक 6 महीने की उम्र जो रहती है बच्चों की, तो 6 महीने की उम्र तक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा रोने वाले जो बच्चे रहते हैं, दिन में रोए रात में सोए, या फिर रात में रोए दिन में सोए, इस टाइप के बच्चे जो रहते हैं, तो 6 महीने की उम्र से हम लोगों को इस बात का पता चल सकता है। लेकिन जब वो घूमने फिरने की उनकी उम्र हो जाती है 1 से 1.5 साल, तो दैट इज द राइट एज कि हमको वहां पे पता चले। तो जैसे मैंने इसका 3 टाइप का अलग अलग चीजें बोला हुआ है, और DSM-5 क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ना खून का, ना सीटी स्कैन, ना MRI, कि जिससे आप डायग्नोसिस कर सको कि आपका बच्चे को एडीएचडी है या नहीं है। तो हाँ जी DSM-5 क्राइटेरिया में 3 चीजें आती है, और वो तीनों चीजें मैं समझा देता हूँ। एक पहला तो होता है हाइपर एक्टिव, जिसमें इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स रहते हैं। पहला लक्षण एक रहेगा कि एक जगह बैठेगा नहीं। दूसरा रहेगा अपने हाथ और उंगलियों से खेलते रहेगा, कुछ ना कुछ चालू रहेगा, ओके उनको शांत नहीं रखेगा, हाथ और उंगलियां, पैर की हो या हाथ की हो। जैसे मैंने अभी बोला था कि चेयर पे बैठा है तो पैर का कुछ ना कुछ उसका मूवमेंट शुरू रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, कहीं रहेगा। तीसरा लक्षण, चौथा होगा एक जगह शांत रह के खेल नहीं सकेगा, तो खेलना भी इनके लिए मुश्किल होता है एक जगह पे बैठ के खिलौने के साथ। जैसे मशीन या मोटर चालू है, कंटिन्यू चालू रहती है, वैसे ही ये बच्चे चलते रहेंगे। ये हो गया 5वां लक्षण। छठा लक्षण रहेगा बहुत ज्यादा बात करते हैं जरूरत से। 7वां हो गया सवाल पूरा पूछने से पहले ही जवाब दे देंगे। 8वां रहेगा इम्पेशेंट, जहाँ लाइन में रहना है तो उनको उनका नंबर आने तक का वेट नहीं किया जाता। कर सकते हैं। 9वां लक्षण रहेगा दूसरे की बातों को इंटरप्ट करना, बिना पूछे या बिना बोले वो दूसरे की चीजों को ले लेगा। तो ये 9 लक्षण आ गए आपके हाइपर एक्टिव में। अभी डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए, 9 में से 6 लक्षण होने चाहिए। ठीक है। ओके अभी सेकंड DSM के 3 क्राइटेरिया है, उसमें अभी सेकंड क्राइटेरिया पे हम लोग आते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इन अटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, इन अटेंशन के लक्षण क्या आएंगे। तो इसमें भी 9 लक्षण दिए गए हैं।
पहला है अटेंशन नहीं दे सकता, कई मिस्टेक्स करते रहता है। जहाँ पे कुछ देर तक ध्यान देना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे हो या टीचर उनको पढ़ा रही हो, तब ध्यान नहीं दे पाएंगे बच्चे को, ये हो गया दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण रहेगा, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें सुन नहीं रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स का यही होता है कि डॉक्टर के पास जब आएंगे तो उनको लगता है कि शायद उनके बच्चे को कहीं कान की शिकायत तो नहीं है। तो एक ही टेस्ट एडवाइजेबल है इसमें कि बेरा टेस्ट जो आती है, तो बेरा टेस्ट करने के बाद में बच्चे का सुनाई देना नॉर्मल है या नहीं है वो पता चलता है। एडीएचडी के बच्चों में बेरा टेस्ट नॉर्मल होती है। हाँ तो जी। बेरा टेस्ट नॉर्मल है तो योर चाइल्ड में बी हैविंग दिस वन एडीएचडी। उसके बाद में कोई भी बात जो है तो उसको सीक्वेंस में नहीं कर पाएंगे। सुबह उठ के, जैसे सीक्वेंस से मतलब होता है कि सुबह उठने के बाद में टॉयलेट जाना है, फिर ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर स्कूल जाना है, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इनको टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत दिक्कतें आती है। अपनी चीजों को ये बच्चे सही जगह पे नहीं रख सकते। तो अगर आपको कोई एडीएचडी वाला बच्चा अगर फास्टिडियस मिला, तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि वो बच्चे के लिए ये चीज कैरेक्टरिस्टिक होती है। पांचवा लक्षण रहेगा, जो चीज में दिमाग लगाना है, मेंटल एफर्ट जहाँ पे करने हैं, तो वो चीज ये बच्चे उससे दूर भागते हैं, वो चीज करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको कोई उनका इंटरेस्टेड कोई गेम आप लगा दो, वीडियो लगा दो मोबाइल में, तो घंटों तक वहां पे बैठ सकते हैं। छठी चीज है कि कुछ नया करने की इच्छा तो होगी, उसकी शुरुआत भी करेगा, लेकिन इनमें इनअटेंटिवनेस होता है और इम्पेशंस होता है। तो ये बच्चे ज्यादा देर तक एक ही इस पे फोकस नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कोई पेंटिंग को कलर करने की अगर चाहा तो वो स्टार्ट करेंगे लेकिन एंड नहीं कर पाएंगे। ये हो गया छठा लक्षण। सातवां रहेगा कि वाटर बॉटल, पेंसिल, इरेजर जैसे एक्टिविटीज के लिए लगने वाली चीजें अक्सर भूल जाया करते स्कूल में। जैसे मैंने क्लेप्टोमेनिया का बोला, वैसे इनअटेंशन की वजह से बच्चों में भूलने का भी एक तकलीफ होता है। आठवां लक्षण रहेगा कि इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल स्टिमुलाई, मतलब ये कुछ पढ़ाई करने बैठे हैं और मान लो नीचे गाड़ी का हॉर्न बज गया, तो ये इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। या घर में या साइड से किसी का आवाज आ गया तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये होगा इनअटेंटिवनेस का आठवां लक्षण। नौवां रहेगा डेली एक्टिविटीज को भूलते हैं। जैसे ब्रश करना है इनको, अगर आप बोलोगे नहीं तो ये शायद बिना ब्रश का खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। कपड़े बदलने है, सुबह नहाने के बाद या नहाना है, ये चीजें भी ये भूल जाते हैं। तो अभी हमने दो चीजों के 9 लक्षण देखे हैं। तो ये 9 में से 6 पॉइंट अगर आपके बच्चे में है, पहले इसमें के 9 में से 6, दूसरे इसके 9 में से 6, अगर ये 6 पॉइंट दोनों जगह पे है, तो आप सोच सकते हो कि आपके बच्चे को एडीएचडी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको होगा, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन 9 में से 6 का। इसके साथ में और क्या कंडीशन चाहिए, तो वो ये चाहिए कि ये दोनों जो पॉइंट्स है, जो 6 पॉइंट्स है दोनों जगह के, ये 6 महीने से ज्यादा वक्त तक वो बच्चे के अंदर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं के 6 है वो 2 महीने से और दूसरे है वो 4 महीने से है, तो बच्चे एडीएचडी वाला नहीं कहलाएगा। दूसरा चीज ये हो गया अभी सेकेंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर होता है कि ये जो सारी चीजें है, तो ये सारी चीजें 3 में से 2 सेटिंग में होनी चाहिए। तो कौन सी 3 सेटिंग आती है, एक तो आपके घर में भी इनका बर्ताव ऐसे होना चाहिए, दूसरा स्कूल में होना चाहिए, तीसरा कम्युनिटी में होना चाहिए। तो तीनों जो बोला मैंने कि घर में भी ऐसा बिहेवियर चाहिए, पहला 6 दूसरा 6 का, या फिर घर के साथ स्कूल में चाहिए, या घर या स्कूल के साथ में कम्युनिटी में चाहिए। 3 में से 2 जगह पे 6 महीने से ज्यादा चाहिए। ये सारी चीजें अगर मिलकर आती है तो तभी ये बच्चे को एडीएचडी का बच्चा है ऐसा लेबल किया जा सकता है। कोई बच्चे हैं जो घर में हाइपर एक्टिव है लेकिन स्कूल और कम्युनिटी में नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो बहुत सारी जगह पे बच्चों को गलत लेबल किया जाता है कि एडीएचडी का है। तो मतलब कि हम ये पैरामीटर देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है सर। डॉक्टर सोनी, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? डॉक्टर साहब, कई बार जो उनके बिहेवियर इश्यूज होते हैं वो घर में पेरेंट्स में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं या कुछ उनके रिलेशंस नॉर्मल नहीं है, तो उससे भी तो वो रेड फ्लैग्स आ सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, जरूर
जरूर मैडम। अभी इसके पहले ना मैं एडीएचडी के 3 टाइप होते हैं, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। एक एडीएचडी होता है जहाँ पे हमने तीन चीजें देखी ना अभी तक। तो पहला टाइप होता है जिसमें सिर्फ बच्चा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव दिखाई देगा आपको, ठीक है। सेकेंड होता है उसमें सिर्फ इनअटेंटिव दिखेंगे, जो बहुत रेयर होता है क्योंकि इसका डायग्नोसिस होते होते 8-10 साल की उम्र निकल जाती है बच्चों की, क्योंकि इनमें ना हाइपर एक्टिविटी होती नहीं है। तो पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता और डॉक्टर को भी उतना लगता नहीं है कि ये बच्चों में एडीएचडी होगा करके। और तीसरा होता है कंबाइंड टाइप, जिसमें तीनों चीजें मिलती है। अभी आपका जो सवाल था कि इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब आपने सिर्फ एक कारण के बारे में बोला, तो मैं पूरे कारण ही बता देता हूँ। एलोपैथी के अनुसार कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, एड्रेनालिन जो रहते हैं, इनकी कमी की वजह से होता है, बट दैट इज नॉट प्रूवन अंटिल टुडे एलोपैथी के अनुसार। तो जेनेटिक का कुछ रोल है, ऐसे कुछ केसेस में मिला है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो जो मेरा तजुर्बा रहा है अभी तक का थोड़ा बहुत, तो उस तजुर्बे के अनुसार ना जैसे आपने बोला कि डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स एक चीज होती है, लेकिन हम लोग ने इसको थोड़ा प्रेगनेंसी के पहले से लेके तो बच्चे के जन्म के बाद तक इसके अलग अलग जो मोड है लाइफ के, तो वहां पे अलग अलग कारण रहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो वो सही रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो मदर का मेंटल स्टेट बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। प्रेगनेंसी रहते वक्त दोनों पेरेंट्स, मतलब वो जो बच्चा है अभी एडीएचडी वाला, दोनों पेरेंट्स को बच्चा चाहिए था या नहीं चाहिए था, फादर एंड मदर दोनों का विल था या नहीं था। उनकी शादी जब हुई थी तो शादी विल के खिलाफ हुई थी या विल के साथ हुई थी। उसके बाद में प्रेगनेंसी रहने के पहले इनका कोई करीबी या प्रेगनेंसी के दौरान कोई करीबी रिश्तेदार इनसे दूर गया था या एक्सपायर कर गया था, ऐसी कुछ हिस्ट्री है क्या? इनकी रिश्ते में शादी है क्या, कंसैंग्विनस मैरिजेस, तो वो भी आपको देखना, ये चीजें जरूरी होती है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, तो प्रेगनेंसी जब रहती है तो अभी आजकल ना इनफर्टिलिटी का दौर बहुत बढ़ चुका है। तो प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरली कंसीव करी थी माँ ने या आर्टिफिशियल कंसेप्शन हुआ था? क्योंकि आर्टिफिशियल कंसेप्शन, आईवीएफ, आईओआई, इक्सी वगैरह जो आते हैं, तो इनमें ये अननेचुरल प्रेगनेंसीज होती है। तो इनमें लॉट ऑफ हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू दैट वन। उसके बाद में जरूरी रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे एंटीपार्टम हेमोरेज हम लोग बोलते हैं कि उसके दौरान कभी एबॉर्शन होने की संभावना हुई थी क्या। उसके बाद में मदर का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा था, कोई मदर को डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड की दिक्कत आती है, किसी का गर्भ जल या पानी है वो बढ़ता है, किसी का कम होता है, किसी को बुखार या यूटीआई जैसी ये चीजें आती है तो एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट होता है। तो डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये हो गए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कारण कैसे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, क्योंकि इसके आधार पे अपनी दवाइयां अलग अलग चुनी जाती है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी। तो डिलीवरी में हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन सेक्शन था। अगर नॉर्मल है तो क्या उसको फोर्सेप लगाना पड़ा था या वैक्यूम डिलीवरी था, तो देयर आर चांसेस ऑफ इंजुरी टू द ब्रेन ऑफ दैट चाइल्ड। तो ये एक चीज होती है। दूसरा होता है कॉर्ड राउंड अगर सिजेरियन है तो सिजेरियन का कारण में कॉर्ड राउंड द नेक था, पानी कम था, ये चीज देखनी पड़ती है। उसके अलावा नॉर्मल लेबर अगर हुआ था तो क्या क्या इंजेक्शन दिए गए थे, वो चीज देखना पड़ती है। सिजेरियन सेक्शन हुआ तो क्या पूरे दिन लेकर हुआ था या समय से पहले करना पड़ा था। डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के पहले बच्चे ने क्या अंदर शी कर दिया था, पॉटी कर दिया था, जिसको हम लोग मेकोनियम बोलते हैं। तो क्या उसकी वजह से उसको एनआईसीयू में रखना पड़ा था या और कोई दूसरी वजह थी जिससे वो एनआईसीयू में था। क्या उसको जॉन्डिस हुआ था या नहीं हुआ था, क्या उसको ऑक्सीजन लगा था या नहीं लगा था, फिट आए थे या नहीं आए थे, जन्म के बाद में बच्चा तुरंत रोया था या नहीं रोया था। तो ये चीजें जरूरी होती है ड्यूरिंग द लेबर, जब बच्चा जन्म लेता है तब। नेक्स्ट रहता है कि कन्वर्जेंस फिट्स नियोनेटल पीरियड में, पहले 1 महीना 1.5 महीना की जब उम्र रहती है, क्या तब उसको आए थे। वैक्सीनेशन के बारे में 1976 और 1978 में
एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें एडीएचडी का और ऑटिज्म का लिंकेज सीधा सीधा लगाया गया था वैक्सीन के साथ में। तो हमें वो चीज देखनी होती है। कुछ बच्चों में ऐसा रहता है कि जन्म के बाद में अगर ब्रेन का ऑक्सीजन कम हुआ तो उनका अगर आप एमआरआई करोगे तो एमआरआई में आपको चेंजेस दिखेंगे इस्केमिक हाइपोक्सिक एन्केफेलोपैथी के। कुछ बच्चे रहते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। तो ये चीजें हमें जरूर वहां पे देखना होती है। अभी इसके बाद में जो बचते हैं कारण, बच्चा जैसे ग्रो करने लग जाता है तो ग्रो करते समय डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और इससे भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है कि मोबाइल फोन या स्क्रीन टाइम जो है, तो दैट इज लीडिंग टू द मोस्ट हॉरिबल एंड नंबर ऑफ केसेस इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आप अगर आपके आजू बाजू में जो भी पेरेंट्स है या देख रहे हैं तो आई विल एडवाइस कि आपका बच्चा चाहे जो भी उम्र का हो, मतलब बिलो 10 ईयर्स, तो आप जरूर ध्यान रखिए कि वो 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम उसका ना रहे। क्योंकि ये कुछ इसमें आया हुआ है कि ज्यादा अगर रहेगा स्क्रीन टाइम तो उसकी वजह से होने का चांसेस ज्यादा होता है। दूसरी चीज, हम लोग फैमिली न्यूक्लियर होते जा रही है तो देयर आर नो वन टू टॉक विद द चिल्ड्रन, ये भी एक कारण हो सकता है। जहाँ पे दोनों पेरेंट्स अगर काम करते हो और बच्चे को डे केयर सेंटर में रखा जाता हो, इट माइट बी वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रीजन होता ही है, लेकिन इस चीज को हमें जब दवा का चयन करना है तो तब जरूर इसकी तरफ ध्यान देना होता है। जैसे मैंने बोला कि एडीएचडी को गलत लेबल किया जाता है, तो वैसे एडीएचडी कुछ बीमारियां कुछ लक्षण को साथ में भी लेकर आती है। बहुत बार ऐसे रहता है कि खाली आपको बच्चा एडीएचडी का ना दिखे, वो साथ में ऑटिज्म लेके आए, कोई कंडक्ट डिसऑर्डर उसमें रहे, कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज रहे, या फिर डिले इन लर्निंग रहे। ये बच्चे जब बड़े होते हैं, आप देखिएगा कि 13-14 साल की उम्र या 15-16 साल की उम्र में अगर एडीएचडी के बच्चे आपको देखने मिलेंगे तो ज्यादातर ये बच्चे सब्सटेंस एब्यूज की तरफ ज्यादातर चलते हैं। मतलब जब इसका दौर था नहीं इतना डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का, तो तब के बच्चे ड्रग एब्यूज हो जाते थे, चोरियां करने लग जाते थे। तो इस तरीके से बच्चों में आपको ये चीजें देखने मिलती है। तो ये कारण है कि जो हमें केस लेते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आपने बताया कि मदर की मेंटल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जैसे आपने बहुत सारे प्री बर्थ जो आपने सारे सिम्टम्स बताए, तो हम होम्योपैथी में जब हम केस टेकिंग करते हैं तो वहां पर हम इनके रूब्रिक्स कैसे बनाएंगे? मतलब क्या क्या सिम्टम्स लेके कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, अभी मदर का स्टेट, मेरे पास में एक बेबी था, तो वो कुछ 4 इयर्स का था बच्चा, उसको मैं ट्रीट कर रहा था। और ये चीज ना, मदर कैसे रहते कि हम लोग जब हिस्ट्री लेते तो पेशेंट, ये भी आपके थ्रू तो अच्छा हो गया कि मैंने मेरे भी पेशेंट्स को ये लिंक भेजा है कि आप जाके ये चीज देख लेना। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में क्या रहता है ना, उनको लगता है कि इसका कोई कारण, मतलब इससे कोई लेना देना है नहीं। तो अभी वो केस मैं आपको बोलता हूँ कि क्या हुआ था। मदर कार में थी, नहीं, हाँ, मदर इस पे स्कूटर पे पीछे बैठी हुई और उन्होंने एक एक्सीडेंट देखा, रोड पे हुआ। तो रोड पे एक्सीडेंट हुआ था और जो बंदा था तो उनका खून देख लिया और उसके बाद में फेंट हो गई, वहां पे चक्कर आके गिर गई, थोड़ी देर बेहोश थी। ये चीज उन्होंने मुझे कुछ 6-7 महीना जब हुआ, बच्चे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, थोड़ा नहीं था, तो तब जब हम रीकेस टेकिंग कंसिडर करते हैं तो तब मैंने फिर से एंटीनेटल में मैंने जाके उनको पूछा कि क्या कुछ चीजें ऐसी है। तो जब मैंने पूछा तो फिर उन्होंने ये चीज का जिक्र किया, लेकिन वो मुझे बोले कि मैं फेंट हो गई, मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए, एक सलाइन लगा और उसके बाद में मैं ठीक हो गई। बट दैट was a shock, mental shock to her also and that baby also, that led to this thing. उसके बाद में बच्चे के बाकी के जो लक्षण थे वो सारे लक्षण और ये रिमोट कॉज, मतलब ये रिमोट कॉज, ये देखते हुए मैंने वो बेबी को एलुमिना 0/1 पे स्टार्ट किया था एंड देन दैट बेबी गॉट इम्प्रूव। तो ये चीजें होती है। या फिर जैसे एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया या पोस्टपार्टम हेमोरेज हो गया, तो चाइना जैसी रेमेडी रहती है तो उसको हमें बीच में कभी ना कभी दिए बिना केस आगे इम्प्रूव होता नहीं है। ठीक है। तो मतलब हमारे
को हमारी रिपोर्टरी में इसके रिलेटेड रूब्रिक्स मिल जाते हैं बहुत सारे प्रीनेटल? बहुत सारे। ठीक इसमें है सर। देखिए, आपको जब रेमेडी देनी है ना तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी रेमेडी आप जब दो तो वो रेमेडी का एक जनरल आउटलाइन आपको पता होना चाहिए। हाँ जी। जैसे फिजिकल जनरल्स हम लोग करते हैं वैसा। उसके बाद में एंटीनेटल आपको पता होना चाहिए, एंटीनेटल मेंटल स्टेटस में क्या क्या रूब्रिक आ सकते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता होने चाहिए। जैसे डिस्को मतलब ज्यादातर फैमिली में देखने, लेकिन आपको ये देखना है कि मदर इन लॉ और जो भी बच्चे की माँ है तो इनका अनबन चलते रहती है। इंडियन फैमिलीज में दिस इज अ कॉमन थिंग। तो उसमें पेशेंट का एडेप्टेशन कैसा है। कुछ पेशेंट है तो मतलब ये चीज के बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो मन में रखेगी तो आप खुद ही बता सकते हो मुझे कि कौन कौन सी रेमेडी आ सकती है पॉसिबली। कुछ रोने वाली जैसी रहेगी तो उनमें जैसे भी नेट्रमूर, सप्रेस ग्रीप, तो आप इग्नेशिया, नेट्रमूर इनके बारे में सोच सकते हैं। टैप भी होती है जनरल जो सबसे। सिम्टम होते हैं ना हाइपर एक्टिविटी के, जैसे भी आप सिट एवर्जन टू सिट, ये रूब्रिक में जाओगे तो आपको सिर्फ आयोडम और लैकेसिस मिलेगी। हाँ जी। लेकिन कोई मुश्किल से ही कोई केस रहेगा जो बाकी लैकेसिस और बाकी आयोडम को कवर करता हो। अभी लैकेसिस आयोडम दोनों हॉट रेमेडीज है और आपके पास में आया हुआ बच्चा चिली है और आप ये रूब्रिक लगा के दोगे तो कहीं सक्सेस आने वाली है नहीं उसको। ठीक है, तो मतलब हमारे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेना होगा उसका। कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत बार ऐसे है कि दिस इज नॉट द वन टाइम जॉब और वन रेमेडी इक्वल टू द ऑल रिजल्ट। क्योंकि बच्चे में भी जैसे मेरी कुछ केसेस है तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 2 साल की उम्र तक सही थे और बाद में फिर उनको एडीएचडी डेवलप होना शुरू हो गया। लक्षण 2 साल की उम्र तक आए। तो फिर वहां पे आपको कारण ऐसे ही देखना है कि जो 2 साल के पहले मिला हो। तो पेशेंट से अगर कोई कारण नहीं मिला तो हम उसमें स्टार्ट करते हैं वो केस को एमएमआर रेमेडी से। क्योंकि आखिरी वाला वैक्सीन जो बच्चे को तब लगता है वो उम्र में तो वो रहता है एमएमआर का 1.5 साल के आगे से। ओके। तो वी नीड टू थिंक अकॉर्डिंगली। फिर एमएमआर का आप 2-3 डोज चला दो तो उसके बाद में केस 16 महीने में जब आएगा तो आपको अगली रेमेडी का इंडिकेशन देगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सोनी, आपका कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सर, इतना अच्छा बोल रहे हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल। सर, मेडिसिन के अलावा हम पेरेंट्स को कुछ लाइफस्टाइल या पेरेंटिंग एडवाइस भी दे सकते हैं इसमें? जरूर मैडम। देखिए, अभी एडीएचडी के बच्चों को अगर ट्रीट करना है ना तो 4 पिलर्स है इसको ठीक करने के। जो भी पेरेंट्स आज देख रहे हैं या बाद में देखेंगे इसको, तो इस चीज को समझ में रखिए। एक डॉक्टर की मेडिसिन, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो आई विल टॉक अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथी में इसको ऑफर करने जैसा कुछ है नहीं परमानेंटली। दूसरा, एक होम्योपैथी दवा। दूसरा, बैश फ्लावर की रेमेडी का भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये बच्चों में बहुत अच्छी साबित होती है वो। तो होम्योपैथी, बैश फ्लावर एक हो गया मेडिसिन का रोल। दूसरा है पेरेंट का रोल, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूँ कि पेरेंट का रोल क्या होता है। तीसरा होता है थेरेपी का या स्कूल का टीचर जहाँ पे चल रही है उनका रोल। तो ये चीजें होती है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये लोगों ने मतलब अपना रोल निभाना। तो होम्योपैथी, बैच फ्लावर, थेरेपी, स्कूल टीचर और पेरेंट, ये सब मिला के अगर काम करेंगे तो बच्चों में अच्छे रिजल्ट्स जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो पेरेंट्स में मैं क्या बताना चाहूंगा कि पहले तो प्रोसेस फूड जो भी आते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हुए जो भी आते हैं ना, तो सबसे पहले आप वो बंद ही कर दो टोटल। क्योंकि ये होते नहीं, सारे केमिकल्स होते हैं। उसके बाद में हाइपर एक्टिव बच्चों को अगर आपको उनका एक्टिविटी कम करना है तो एक वेटेड ब्लैंकेट आते हैं मार्केट में। तो वेटेड ब्लैंकेट में बच्चे को रैप करके रख दो। अगर वो नहीं है तो घर का भी कोई ब्लैंकेट में आप रैप करके रख सकते हो, ताकि उसका हैंड और पैरों का जो मूवमेंट है ना वो कम हो सके। ये करते समय आपको बच्चे को रैप करके छोड़ नहीं देना है, आपको उसके साथ खेलते खेलते ये चीज करनी होती है। उसके बाद में हाइड्रोथेरेपी का एक अच्छा प्रूवन रोल है। तो हाइड्रोथेरेपी में ये होता है कि बच्चों को स्विमिंग पूल में लेकर जाना है, लेकिन आप देखिए कि आपके बच्चे का हाइट जो है तो हाइट से 3/4 तक ही पानी होना चाहिए स्विमिंग पूल में, वैसे देखिए। तो इसमें होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, आप या हम अगर पानी में ये लेवल तक जाते हैं कि जिसको हम निपल लेवल या चेस्ट लेवल बोल सकते हैं, ये लेवल में जाते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है,
जिसकी वजह से मूवमेंट जो है ना पानी में वो बच्चे उतनी कर नहीं पाते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी पेरेंट्स करवा के ले सकते हैं। आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटी अलो करनी चाहिए हर तरीके की, जिससे मोटर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे होते हैं। उसकी सेंसरी नीड्स इससे फुलफिल होती है। पार्क में आप लेके जाओगे तो बाकी बच्चों के साथ में बच्चे सोशलाइज भी हो सकते हैं। और इतना दिन भर अगर खेलेंगे तो खेलने के बाद में थकने की वजह से नींद भी अच्छी आती है। उसके बाद में बॉडी मसाज पेरेंट्स कर सकते हैं रात को कोई भी तेल से। अगर हो तो बच्चे को अगर कोई खुशबू वाला तेल पसंद है तो उससे करिए। वो करते समय ना जो भी पार्ट्स, मान लो किसी को सिर्फ हैंड का फ्लैपिंग है, हैंड में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हाथों पे आप थोड़ा बच्चा सहन कर सके उतने प्रेशर से आप मालिश करते रहे। पैर का तकलीफ है, पैर की शिकायत है, तो पैर पे ज्यादा आप प्रेशर देके मालिश कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बच्चे तो बैठते नहीं है, लेकिन जितना भी देर वो अगर बैठता है आप उनके सामने बैठ के डीप ब्रीदिंग धीरे धीरे लेना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो या फिर ये अगर नहीं करता है तो आप उनके साथ खेलो कि हवा के गुब्बारे को आपको फुलाना है, या फिर कैंडल लगा के रखो तो कैंडल को थोड़ा दूर से फूकनी है बुझाने के लिए, या फिर पेपर बॉल है तो पेपर बॉल को फूकना है और उड़ाना है। तो इस तरीके से सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो दे सकते हैं। बच्चा जब भी अगर कुछ शरारत, ये बच्चे ज्यादातर बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, तो जब भी कोई शरारत करे तो पेरेंट्स ने उनको पीटना मारना नहीं है। सर इसमें बहुत डाइट से का भी। हाँ मैडम। नहीं नहीं, आप पूरा कीजिए फिर मैं पूछती हूँ। डाइट का भी रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि डाइट क्या देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। उसके बारे में मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक, वहां पे आपको ऑटिज्म से रिलेटेड, एडीएचडी से रिलेटेड और कुछ भी वीडियोस आपके व्यूअर्स को भी मिल जाएंगे, तो आप वहां पे देख सकते हो। रिसेंटली अभी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, और अभी आने वाले समय में शायद ये वीक में मैं डाइट क्या होना चाहिए उसके बारे में भी वीडियो डालूंगा। तब तक आप आपके बच्चे को वो चीजें बंद कर सकते हो, मीठा हो या ग्लूटेन फ्री हो या केसिन फ्री हो। अगर आपको लगता है दूध का पदार्थ खाने के बाद में आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, तभी आप बंद करिए। आपको अगर ऐसे लगता है कि मीठा खाने के बाद में अगर वैसे हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तभी आप वो बंद करिए। अदरवाइज एडवाइजेबल एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं है। सो पेरेंट्स को दूसरा चीज एक एनिमल वॉक वो कर सकते हैं, जिससे बच्चे का पैर उठा के रखे और हाथों से उसको चलने लगाए, या फिर हाथों को सपोर्ट करके वो पैर से चले। जो भी हिस्सा उसका हाइपर एक्टिव है तो उसको हाइपर एक्टिविटी से हट के आपको लगाना है। नॉट एज अ पनिशमेंट, तो आप उनको पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ऐसे काम इनको सिखा सकते हैं, उनसे करा कर ले सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी है तो एक एक मतलब बच्चा अगर आपका 2 मिनट सिर्फ एक जगह पे शांत रह रहा है, तो कोई भी बैठने वाली ऐसी एक्टिविटी आप उसके लिए करिए जो 3 मिनट का टाइम लेती हो। 3 मिनट बैठ सकते हैं तो 4 मिनट वाला लीजिए, और उसके बाद में अगर वो बैठे रहा तो उसको अप्रेजल कीजिए, उसका मतलब उसको उसकी सराहना करनी चाहिए। उसके बाद में रिलैक्सेशन टाइम भी आप दे सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम में ये होता है कि आप लाइट्स वगैरह एकदम कम या बंद कर दीजिए रूम का, और कोई भी जो धर्म से आप हो, जो आपको म्यूजिक अच्छा लगता हो साइलेंट वाला, वैसे साइलेंट वाला म्यूजिक आप बच्चे को सुनाइए, आप भी सुनिए। उसको करना ऐसे है कि औंधे आपने लेटना है, लेटते समय बच्चे को आप पकड़ के रखिए, आप भी शांति से बैठिए। बच्चा अगर छुलबुल कर रहा है तो उसको हाथों से, पैरों से जितना आप शांत कर सकते हो करो, बातों से उसको कुछ बोल के आपको शांत नहीं करना है। उसके अलावा एक्टिविटी मतलब खाने का जो जगह है वो आप उनका फिक्स करिए, क्योंकि ये बच्चे रूटीन रूटीन इनको आता नहीं है। साथ में ऑटिज्म है तो ऑटिज्म वाले बच्चे को रूटीन ही चाहिए होता है। वो रूटीन अगर डिस्टर्ब हुआ तो उससे इरिटेट होते हैं। तो एक्टिविटी का प्लेस, खेलने का प्लेस घर में आप फिक्स करिए, खाने का प्लेस फिक्स करिए। उसके अलावा रेगुलर उसके जो डीड से जो भी काम करने होते थे, मान लो ब्रश करना है तो बेसिन के सामने खड़े रह के वो ब्रश करे, ये चीजें आप फिक्स कर सकते हो। प्रिपेयर एंड फॉलो द टाइम टेबल फॉर रूटीन, अलॉट एंड फॉलो टाइम जो भी आपने दिया हुआ है। 1 घंटा अगर पार्क में लेके जाके बोला है आपने शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, तो वो टाइम आप उनको अलॉट भी करिए और लेकर भी जाइए। और बच्चे से आप
आपको जो करवाना आप चाहते हो या फिर जो जो उसको पसंद हो, ऐसे एक्टिविटी डिजाइन करें। तो दोनों दोनों का मन आपने रखना है एज अ पेरेंट जब आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है। तो एक्टिविटीज जो रहते हैं तो डिजाइन ऐसी इस तरीके से करो कि उसमें बैठना और उठने वाली एक्टिविटी दोनों अल्टर होनी चाहिए, तो बच्चा उसको एंजॉय करेगा और एडेप्टेशन भी उसका अच्छा रहेगा। जैसे बॉल को आपने कोई बास्केट में डालना है, बॉल को थ्रो करके, और बच्चे को बोलना है कि वो जाकर वो बॉल वहां से लेकर आ जाए। तो इसमें क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी उसकी उतनी देर के लिए थमेगी, और इसके साइकिल रिपीट करते जाते हैं और रिपीट करते हुए बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें पेरेंट्स को भी फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि बच्चे का हाइपर एक्टिव जो है उसका थोड़ा डाउन हो, उसका सारा कुछ। लाइक हमें ठीक है, सारा ये सिंगल लाइफस्टाइल, पर्सन डाइट का ये सिंगल और पर्सन स्पोर्टिंग का काम ही थेरेपीज नहीं एंड है। मेडिसिन सबका एक अच्छा रोल रहेगा इसमें। हर एक का रोल है, हर एक का रोल अपना कोई अच्छे से देखिए। जैसे गाड़ी अगर चलानी है हम लोगों को ना, तो उसके 4 पहिए एक साथ चलने जरूरी होते हैं। तो एक पहिया बिल्कुल। खराब हो गया, पंक्चर हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो तीनों मिलके जहाँ डेस्टिनेशन जितने समय में जाना है उतने समय में नहीं जा पाए। हमें बेसिकली ना इस टाइम पे जब ऐसे आते हैं ना केसेस, तो हमारे को पेरेंट्स को ही समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं हम लोग खुद वर्किंग है, हाउ कैन वी हेल्प, हम सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, हम भी थक जाते एक्सेप्ट हैं नहीं देखिए वहां भी पे। नहीं करना मैडम, चाहते हैं। हाँ अभी नहीं, जी। अभी इसमें ना देखिए, ज्यादातर जैसे कि मेरे पास में जितने पेशेंट है ना, उसमें से ज्यादातर में से वो मदर जो है, तो कुछ मदर्स ने जॉब छोड़ी हुई है, कुछ मदर्स ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो बच्चे को भी समय दे सके और अपना काम भी संभाल सके। कुछ ओके मदर्स ने ऐसा किया हुआ है कि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, और ओके ये की जगह पे ऐसा है कि फादर ने जॉब छोड़ के फादर बच्चे का केयर कर रहा है, और ये आपको ज्यादा दिन तक नहीं करना है, साल 1.5 साल, अकॉर्डिंग टू एज और सिम्टम, सिवियरिटी ओके। कितनी है ना बच्चे की, उतने दिन आपको करने, बाद में फिर पूरी जिंदगी आपके पास में भी आपका करियर है। ठीक है, ये आपने अच्छा बताया कि 1.5 ईयर के लिए मैनेज कीजिए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है यस। डॉक्टर सोनी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हाँ थे बीच में। जी सर, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हुए हमारे पास आते हैं, और वो कई बार ये गलती करते भी हैं कि अपनी एलोपैथिक मेडिसिन अपने बच्चे की बंद कर देते हैं। तो उसके लिए हमें उनको क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, एलोपैथी मेडिसिन अगर कोई बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म में, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, वो चल रहा है, तो आपको इमीडिएटली बंद नहीं करना है। आप उसको टैपर करके अपने मेडिसिन से रिजल्ट आने लगे वैसे टैपर करके बंद कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर एंटी एपिलेप्टिक कोई मेडिसिन चल रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि बच्चे का हाइपर एक्टिविटी जो है, तो कहीं वो एंटी एपिलेप्टिक की वजह से कम तो नहीं है, क्योंकि आप उसको अगर सडनली बंद करोगे तो बच्चे को कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक एडीएचडी, सिर्फ एडीएचडी एक्सक्लूसिव है बच्चे को और उसकी गोली दवा चल रही है, तो यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम डे 1। देयर इज नो नीड कि उसको कोई टैपर करना है, क्योंकि इसकी गिनी चुनी दवा है जो टेम्पररी काम करती है, और बच्चे का एक्टिविटी जो ब्रेन में, जैसे डोपामिन, एड्रेनालिन के बारे में हमने बोला, तो उसको शांत रखने का वो गोली काम करती है। तो आप गोली नहीं खाओगे तो ओरिजिनल सिम्टम डिसीज के आने लग जाएंगे। तो जिंदगी भर वो गोली खाना तो कोई वो बच्चे के लिए ऑप्शन है नहीं। ओके, तो आप कोई केस शेयर कर सकते हैं, हमारे जी सर। ऑडियंस में भी किसी ने पूछा हुआ है। केसेस ना मैडम, इसमें ऐसे सिंपल केसेस होती नहीं है कि अभी बचा हुआ जो भी टाइम है मेरे पास 15-20 मिनट, तो जो भी टाइम रहेगा उसमें मैं खत्म कर पाऊँ। सो हाँ आई हाँ विल हाँ। श्योरली चलो अरेंज आप वन। ये बता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बता दीजिए। हाँ, एक कोई कैसे एक आपने अलग डील नहीं, एक किया। अलग वेबिनार ही करूंगा। जैसे केसेस में इसमें ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इट नीड्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम। एक केस अगर ठीक है प्रेजेंट करेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर। अभी ठीक है, यहाँ हाँ पे एक जी, क्वेश्चन था आपसे मिलकर हो कंजेनेटल, जाएगा। शायद डॉक्टर सैयद पूछना चाहते हैं कि हाँ कंसैंग्विनस जी मैरिज। हाँ, तो ये सर, कंसैंग्विनस मैरिजेस इज वन ऑफ द रीजन। ये जो भी सारे रीजन मैंने बोले ना, दीज आर नॉट द एक्सक्लूसिव रीजन इन एनी ऑफ द केस। ठीक है ना, जो भी वजह मैंने होम्योपैथिकली बोली हो या एलोपैथिकली बोली हो, ये ना आपको जो केस आपका चलता है ना कि जैसे भी लक्षण मैंने कितने बोले आपको, 18 टाइप का मैंने, हाँ जी। हाँ 18 टाइप का लक्षण मैंने बोला है।
ये 18 के अलावा जब आप इसको पैटर्न में डिवाइड करोगे ना, तो पैटर्न में चले जाते मोर देन 15। साथ में ऑटिज्म आप जोड़ दो तो ऑटिज्म के अलग आ जाते हैं। ये 50 तो थे, उसके भी और कुछ 30 लक्षण आएंगे। तो 80 में से एक बच्चे में आपको एक समय में 20 से 25 लक्षण देखने मिलते हैं। ओके। तो 20 से 25 लक्षण जब आप ट्रीट कर रहे हो ना, तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि आप सारे के सारे लक्षण कोई एक रेमेडी देने के बाद में पूरी तरह से ठीक कर पाओ। जैसे मैंने बोला ना कि हम लोगों को कहा था कि प्री मैरिटल एज तक जाना है बच्चे को, तो लेयर बाय लेयर इनकी ट्रीटमेंट होती है। हर महीना 2 महीने में रेमेडी चेंज होते चलते हैं। जो भी लेयर हम लोगों को दिखे तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें देना होता है। ठीक है। तो दैट नीड्स गुड प्रेजेंटेशन। वो इतने जल्दी समय में मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें एक ही मेडिसिन के साथ नहीं, वी कैन चेंज। जो जैसे होम्योपैथी में हम कहते हैं कि हमने एक से ही ठीक किया, बट वी फाइंड इट डिफिकल्ट कि हम एक से नहीं कर पाते। तो सर अब डोजेस जो बच्चों को जैसे हम देते हैं पोटेंसी वाइज, कैसे कहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं मेडिसिन की? जो भी मेडिसिन अवेलेबल अगर एलएम पोटेंसी में है तो मैं एलएम पोटेंसी में ही देता हूँ। ओके। उसके अलावा जो भी नोजोड लगे तो 1M 10M में जाता हूँ। अच्छा जी। और ओके। बाकी जो मतलब अकॉर्डिंग टू ब्लॉकेज, जैसे मैंने कोई वैक्सीन का एंटीडोट अगर करना है तो 30 पोटेंसी में मैं जाता हूँ। अच्छा, तो देर आर वैक्सीन डिफरेंट के टाइप ऑफ। एंटीडोट लो पोटेंसी, अदरवाइज हायर पोटेंसी। हाँ, हायर पोटेंसी और रूटीन में जो है, जैसे भी मान लो कोई बच्चे का मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है टेरेंटुला, तो आई विल स्टार्ट विद 0/1, देन इम्प्रूव करते रह रहा है वैसा 0/1, 2, 3, 4 जहां तक लगे वहां तक। लाइकोपोडिया में तो मुझे एक बच्चे को 0/12 तक देना पड़ी थी, जब जाके वो पूरा रिकवर हो गया था। ओके। तो बीच बीच में कुछ दवाइयां लगती रहती है कि जैसे कि अभी अगर कोई वैक्सीन का रहेगा ना तो उसके रिलेटेड सिम्टम आ जाते हैं। जैसे मैंने अगर उसको ट्यूबरक्युलिनम देना है तो बार बार सर्दी खांसी होना आ जाएगा, उसका भूख नहीं रहेगा, रात को पसीना आएगा, ये सारी चीजें दिखेगी। तो फिर ट्यूबरक्युलिनम का एक डोज मैंने देना है। फिर आगे जाके पहला जो इंडिकेटेड रेमेडी था वो, या फिर नया अगर कुछ लक्षण उसके साथ में आते हैं तो नया वाला सिलेक्ट करके देना होता है। मतलब आप साथ साथ वो मेडिसिन भी चलाते हो 01 और साथ में दूसरी भी देते हो कि उसको स्टॉप करके नेक्स्ट स्टॉप देते हैं? करके वन मेडिसिन एट वन टाइम। अच्छा, ठीक है। इसमें ना बैच फ्लावर का रोल बहुत बड़ा अच्छा है मैडम। जैसे कुछ पेशेंट्स में हम लोग मतलब एज अ डॉक्टर हमें लगता है कि पेशेंट इज इम्प्रूविंग, लेकिन इसमें ना पेरेंट्स में पेशेंस की बहुत कमी पाई जाती है। पेरेंट्स का कैसे रहता है, आप जब भी फॉलोअप लोगे ना तो बहुत बार ऐसे रहता है पेरेंट्स का कि जो चीज बच्चा परेशान कर रहा है ना, वो पहले आपको फॉलोअप में आके बोलेंगे कि ये चीज हमें बहुत परेशान है। और जो चीजें अच्छी हुई है, जब आप आपकी केस देखकर उनको सवाल करोगे तो उसके बाद में वो बोलते हैं हाँ इसमें तो कमी है, हाँ इसमें तो कमी है, खाना भी अच्छे से खा रहा है, अभी तो वो सोता भी अच्छे से है। तो पेरेंट्स में ये चीज होती है कि पेशेंस की कमी होती है, बिल्कुल, क्योंकि वो बेचारे भी परेशान होते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ जी। वो गलत है, वो भी उनकी जगह सही है। लेकिन इसमें ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सर्दी खांसी बुखार का पेशेंट, डायरिया का पेशेंट हम लोग देखते हैं तो उसका हम विद इन 24 आवर्स फॉलोअप ले सकते हैं। हाँ लेकिन जी। ये केसेस में आपको एटलीस्ट 1 मंथ के बाद में ही फॉलोअप विल बी द बेस्ट चॉइस। और साथ में ना ये जो थेरेपी चलती है, बिहेवियरल ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल बहुत बड़ा है। जैसे मैंने टीचर्स में बोला था आपको कि हाँ जी। पेरेंट स्कूल का टीचर, थेरेपी का टीचर, बाद में मेडिसिन का रोल, ये सारा मिलेगा जब जाके होगा। अभी कुछ जो पेरेंट्स रहते हैं कि उनको हम बोलते हैं कि आप स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, फिर भी उनका स्क्रीन टाइम जो है तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5-5 घंटे तक चलते रहता है। बिल्कुल, हाँ जी, होता है। हमारे अपने घर पे है तो हम बाकियों को क्या बोले, नॉर्मल बच्चे आजकल जस्ट बिकॉज बच्चे क्योंकि खाना भी नहीं क्लासेस खाते हैं ऑनलाइन बिना हो स्क्रीन जाती के। है, तो एडिक्शन हुई है फोन की। फोन एडिक्शन इज वेरी कॉमन नाउ। तो एक सर अपनी, हाँ मोबाइल जी, रेडिएशन नाम की दवा भी आती है अपनी, कुछ हाँ बच्चों जी, में हाँ वो भी जी, हाँ देना जी, जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाईफाई रेडिएशन से जो बनती है वो भी है, हाँ जी। तो सर मेरे को एक बात बताएं कि जैसे आपने ये सब बता दिया है, और स्वीट्स वगैरह आप कह रहे थे स्टॉप करनी चाहिए, स्पाइसी फूड भी इसमें बंद करना चाहिए बच्चों का क्या साथ में? देखिए मैडम, होम्योपैथी के अपने जो प्रिंसिपल है ना, वी नीड टू रिलाई ऑन दोज प्रिंसिपल्स कि जैसे
ना, हाँ, पाइल्स की अगर शिकायत किसी को है तो आपको भी अभी तजुर्बा है इतना कि हर हर पेशेंट जो आपके पास में पाइल्स का आता है तो हम्म, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को फिश खाने के बाद में दिक्कत बढ़ती हो, ये आपने भी बिल्कुल। नोटिस किया होगा। हम्म। और जनरली आप अगर आयुर्वेदा या एलोपैथी में जाओगे तो फिर वो लोग बोलेंगे कि आपको फिश नहीं खाने हैं। अब हम्म। भी हमारा साइंस ये बाकी दोनों तीनों साइंस से डिफर कहाँ पे करता है, सो हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे आपने मुझे बोला कि कोई केस हमें बताइए, बराबर, तो एवरी केस इज इंडिविजुअल ना। तो बिल्कुल। जो जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को मीठा खाने के बाद में ही दिक्कत आ रही है, तभी आप मीठा बंद करिए। आपको लगता है कि किसी की चीजें दूध या दूध से बने हुए पदार्थ के बाद में उसको तकलीफ होती, तब आप उसको बंद करिए। ओके। जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए आप उसको रूल बना के सबको ही बंद करिए। ठीक है, ठीक है सर। सर कुछ मिथ्स भी हैं इसके बारे में जो लिखा है किसी ने कि पुअर पेरेंटिंग की वजह से ये होता है, लोगों के ज्यादातर दिमाग में होता है कि बच्चे नॉटी हैं, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। तो वहां पे हम उन लोगों को कैसे, ये मिथ्स कैसे बस्ट करें उन लोगों के? पुअर पेरेंटिंग के बारे में तो मैं बोलूंगा कि पुअर पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता है एडीएचडी, लेकिन हाँ जरूर पेरेंट्स अगर है, दोनों वर्किंग है और घर पे आने के बाद में भी बच्चा आपके पास में आ रहा है कुछ बताने के लिए और आप अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो ही मे हैव दैट फीलिंग, और वो फीलिंग के बाद में फिर आते हैं। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हुए हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं तो बच्चा तो बोल नहीं पाता है। तो वी नीड टू कनेक्ट दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। जैसे कि एक मेरे पास में बच्चा था, जैसे भी आप केसी बोल रहे तो हम लोग इस तरीके से कुछ डिस्कशन में चले जाते हैं। वो बच्चे को आदत थी यहाँ पे छापने की ये हिस्से में, और उसने इतना हाँ। इतना इतना चबा के रखा था कि वो पूरा हिस्सा ठीक हो गया था। ठीक है ना। और पेरेंट्स से, मदर थी उसकी लॉयर, वो कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी और फादर कोई ऑफिस में था। फादर सुबह 7 बजे घर छोड़ता था, रात को 9 बजे घर पे आता था। और सिर्फ संडे को उसको छुट्टी होती थी, माँ को भी सिर्फ संडे छुट्टी रहती थी। बाकी दिन उनका कोर्ट, घर पे आए तो कोर्ट की केसेस को उनका स्टडी, और घर का जो भी है थोड़ा बहुत काम जो रहता रहेगा वो। तो बच्चा ये था कुछ मेरे ख्याल से 5 या 5.5 साल का रहेगा, और ट्रीटमेंट चल रहा था। चलते चलते हमने अलग अलग लेयर्स की ट्रीटमेंट करी, और ये चीज तो मैं देख रहा था लेकिन इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसको मैंने कनेक्ट किया कि पेरेंट जो उसको समय नहीं दे पा रहे थे, तो दिस वाज द एंगर ऑफ हिम टुवर्ड्स द पेरेंट। ओके। स्टेपिस एग्री पर्सनैलिटी होती है ना, उसका गुस्सा, जो गुस्सा दूसरे पे नहीं निकालेगा, स्टेपिस एग्री गुस्सा खुद पे निकालता है, खुद पे का निकालता नुकसान है। करेगा। बिल्कुल, हाँ जी। बेलाडोना रेमेडी है तो बेलाडोना सामने वाले पे गुस्सा निकालेगी, स्टैपिस एग्रिया खुद पे गुस्सा निकालेगा। तो ये दिस वाज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। वो बच्चे में मैंने ये समझा, ये समझ के हमने स्टैपी चालू किया। उसके बाद में बच्चा भी इम्प्रूव हुआ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चाबाना बंद होने के बाद में अगले 3-4 महीने में पूरा हिस्सा नॉर्मल हो गया। ओके, मतलब तो वो वी बच्चा नीड अपनी टू थिंक, तरफ अटेंशन खींच रहा था। यस यस अटेंशन से यस। सर। हम्म। ओके। अटेंशन चाहना बिल्कुल मतलब उनकी, मतलब वो बच्चे की उम्र में जरूरी भी तो है ना। वी आर नॉट बिल्कुल टॉकिंग अबाउट बिल्कुल। पेरेंटिंग ओवर हियर। लेकिन बच्चा मतलब दिन भर माँ और बाप दोनों नहीं थे, और दोनों घर पे आने के बाद में बच्चे ने दिन भर स्कूल में कुछ किया होगा, अच्छा हो, कुछ मजा किया हो, कुछ तो ये हो, तो बिल्कुल उसको हाँ। जब बताना है तब आपके पास में सुनने को टाइम नहीं, आपको फोन आ गया है किसी का और आप उसको हम्म। बोल रहे हो। या फिर देखिए बच्चे जब भी आते हैं ना, तो अभी मेरा छोटा वाला बेटा भी 10th की एग्जाम दे चुका है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अभी हम लोग भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अगर वो कभी मेरे पास में आ गया सोने के पहले या कभी ऐसा, तो अपने अलग रूम में सोता है। तो आने के बाद में बच्चा जब आपके पास में आए ना, तो आने के बाद में उसको आपको सहलाना है ना। उसके आप बॉडी पे से हाथ घुमाइए, उसके बालों से हाथ घुमाइए। हम्म। के लिए जरूरी फिजिकल सिर्फ टच। उतना ही टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल टच पेरेंट्स का आपस में बहुत होना जरूरी चाहिए है, बच्चों के साथ, बहुत बहुत जरूरी। जरूरी है। कई बच्चे बिल्कुल शरारती भी इसीलिए करते हैं ताकि पेरेंट्स ध्यान देंगे हम पर, राइट। इसीलिए वो शरारतें भी उनकी ज्यादा हो जाती है। और ये बच्चों में क्या होता है ना, जैसे भी कुछ मतलब बहुत एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव जो बच्चे हैं ना, जैसे भी मेरे पास में एक था, तो उसको पहली बार केस देने आया तो वेटिंग में एक जगह के उसको ध्यान में नहीं आया। तो जैसे मैंने बोला ना कि इनको इस चीज का डर नहीं होता है कि कहाँ पे लगेगा,
तो उसको लग गया, पहली बार ड्रेसिंग करना पड़ा। फर्स्ट फॉलोअप में जब आया, मतलब फर्स्ट केस टेकिंग में भी ड्रेसिंग, सेकेंड में भी जब आया तब भी ऐसे ही उसने करा। फिर कहीं पे और कुछ लग गया क्लिनिक में, तो अभी क्लिनिक ऐसे इस तरीके से डिजाइन किया कि अभी कोई बच्चे को कुछ लगे ना कहीं पे, क्योंकि अभी ये केसेस हम ज्यादा देख रहे हैं, तो कोई अगर पर्सन आया तो फिर उस तरीके से करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आजकल ऑटिज्म, एडीएचडी, न्यूरोलॉजिकल केसेस हमारे को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे और हैं। इम्पोर्टेंट है कि होम्योपैथी को ना इसमें स्कोप बहुत है, मतलब ना ये वीडियो भी आगे जाके जितने होम्योपैथी डॉक्टर देखेंगे तो मैं उनको जरूर बोलूंगा कि एलोपैथी में इसको लिमिटेशन है और होम्योपैथी में बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल। स्कोप स्कोप पे सिर्फ हर केस को हमने जैसे टेलर मेड है, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन करती है, हाँ जी उसी तरीके से देखना है। आप अपर ट्यूबरकुलिनम, आयोडम, लैक्टिसिस, टैरेंटुला, एगेरिकस, वही सारी गिनी चुनी 10 रेमेडी में पड़े रहोगे तो मुश्किल है कि आप आपकी केस बाहर निकालोगे। स्टेपिस बिल्कुल एग्रिया में कहीं भी लिखा नहीं है कि एडीएचडी जैसे लक्षण कहीं पे नहीं दिखेंगे आपको। तो अप्रोचेस, मल्टीपल अप्रोचेस से आपको हर केस में एंट्री करनी होती है। कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन काम में आएगा, कहाँ पे बिल्कुल। आपको प्रीमैरिटल हिस्ट्री काम में आएगी। हाँ हाँ जैसे मैंने आईवीएफ के बेबीज बोला था, एरिस्टोलोकिया क्लेमेटिस, आपकी कोई भी रेमेडी हो XYZ वो चल रही हो, लेकिन केस इंप्रूव होना शुरू हुआ या बंद हो गया, या फिर इंप्रूव हुआ नहीं, आपने फिर से केस लिया, फिर से वही रेमेडी आपको दिख रही है, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। फिर तब जाके अगर आप उसको देते हो कि एरिस्टोलोकिया क्लेमेटिस, एक 3-4 डोसेस उसको एज एन इंटरमिटेंट आप खिला दीजिए, उसके बाद में जो आपकी इंडिकेटेड रेमेडी उसको स्टार्ट करिए, फिर वही रेमेडी जो पहले रिजल्ट नहीं दे रही थी वो रिजल्ट देना चालू करती है। मतलब हमारे को तो एवरी केस बैकफ्लावर इज डिफरेंट रेमेडीज एंड एवरी बीच में, चाइल्ड इज डिफरेंट ऑफ ADHD। ठीक है, बैकफ्लावर रेमेडीज भी बीच में बहुत हेल्प कर देती हैं। बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक रेमेडी सर बैच फ्लावर की? बैच फ्लावर में देखिए वॉलनट आती है, वर्वेन आती है, चेस्टनट बर्ड है, व्हाइट चेस्टनट है, रेड चेस्टनट है, तो ये सारी विलो ये आती है, ओक आती है, पाइन कुछ बच्चों में लगती है। इस पे मैंने एक वेबिनार भी लिया हुआ था, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए था कि ओके कौन सी एक गिनी चुनी टोटल 38 है, उसमें से आई थिंक 14 या 19 थी कि जो रेमेडीज बार बार इसमें आती है यूज में। तो बैच फ्लावर में क्या होता है ना, मैं मेरा वहां पे टॉपिक आधा रह गया, सॉरी, अच्छा वो आपने याद दिला दिया फिर से। तो कोई एक सिम्टम ऐसे रहता है ना बच्चे की केस में कि केस इंप्रूव होते रहता है, और कोई एक सिम्टम पेरेंट्स को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए वो जब हमें बोलते हैं ना, तो दैट इज राइट टाइम टू प्रिस्क्राइब बैच फ्लावर। तो क्या बैच फ्लावर दे दोगे ना, तो एटलीस्ट जब तक बैच फ्लावर चल रही है ना, तो पेरेंट्स का वो एक लक्षण की तरफ उतनी एटलीस्ट उतने दिन के लिए ध्यान नहीं जाता है जब तक कि आपकी ओके, रेमेडी उसको कवर ना कर ले। ठीक है। इम्पेटियंस भी आई थिंक देयर इज अ मेडिसिन जब पेशेंस भी बहुत है ना, मतलब ये मैंने, दो ये आई बच्चे डोंट का तो प्रैक्टिस बैकफ्लावर, क्वालिटी पर है ये ही मैंने नहीं, सुनी है। इम्पेशंस का क्वालिटी है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, दैट्स गुड। मतलब वी शुड लर्न अ बिट अबाउट बैकफ्लावर आल्सो नाउ, क्योंकि इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तो हमने बहुत अच्छे सुने हैं इसके रिजल्ट्स। मैं दैट्स सिर्फ गुड। रेस्क्यू रेमेडी यूज करती हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे और भी आगे सोचना चाहिए इसके लिए। नहीं मतलब इससे टॉपिक से हट के भी मैं कहूंगी, एक अपने फैमिली में ही मैंने जैसे विलो दिया है तो इट गेव अ गुड रिजल्ट। फादर को दिया या किसी को भी जैसे दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जो ग्रीविंग में रहते हैं बाद में, आफ्टर स्पाउस डेथ जब ग्रीविंग में चले जाते हैं, तो विलो से अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। कभी कभी ऐसे होता है जैसे बच्चों की कुछ आदतें होती है ना, जैसे क्लिप्टोमेनिया छूट ही नहीं रहा है, आप बेस्ट ऑफ द रेमेडी सिलेक्शन दे रहे हैं, आप उसको वॉलनट चालू कर दो, तो ओके शायद सिर्फ वॉलनट की वजह से उनकी वो आदत छूट जाती है। ओके, तो वी नीड द मतलब ब्रॉडर अप्रोच चाहिए हमारा, कोई एक जगह कोई एक सेट ऑफ रेमेडीज कोई एक अप्रोच को लेके हमें बैठना नहीं है। बिल्कुल। कोई एक टाइप ऑफ मेडिसिन से नहीं चलना है, या फिर आप ये भी मत मानिए कि आप बच्चे को थेरेपी नहीं दोगे। हाँ होता है, माइल्ड ऑटिज्म की केसेस विदाउट थेरेपीज भी होती है, एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू कि मेरे अभी तक के 3 या 4 बच्चे हैं ऐसे कि जो नॉर्मल स्कूल्स में जाने लग गए हैं, जिसमें से एक बच्चा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑल क्लासेस 4 क्लासेस है, तो चारों क्लासेस में मिलके वो टॉपर आया हुआ था। तो दोस पेरेंट्स आर रियली, दिस आर इंस्पायरिंग स्टोरीज रहती है
बिल्कुल। सो इसमें फेलियर भी देखने मिलते हैं, जरूरी नहीं कि हर केस में हम सक्सेस ही हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि सबका रोल है, तो हर किसी को अपना रोल निभाना है। उसमें अगर कोई एक पीछे रह गया तो फिर मुश्किल बन जाती है। ठीक है। वी आर ट्राइंग टू गिव और 100% टू ईच एंड एवरी केस। हाँ जी। सर जैसे हम मेडिसिन दे रहे हैं तो साथ में पेरेंट्स को कह सकते हैं कि इनको बिहेवियरल थेरेपीज में डाल दीजिए या घर में ही चेंजेस कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। घर में करने का कैसा रहता है, मॉडरेट ऑटिज्म, उसके बाद में सीवियर ऑटिज्म, सॉरी एडीएचडी। ऑटिज्म विथ एडीएचडी। हाँ जी। पहला तो फिर कोई भी हो, माइल्ड हो या मॉडरेट हो, मॉडरेट एडीएचडी के लक्षण या फिर सीवियर एडीएचडी के लक्षण, या फिर ऐसा बच्चा जिसको माइल्ड एडीएचडी के लक्षण है लेकिन उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, तो आई विल एडवाइज थेरेपी विद द थेरेपी सेंटर ओनली। क्योंकि ओके। वहां पे ना हर बच्चे का 1 से 2 घंटा समय जाता है, वहां पे ठीक है। एक्टिविटीज होती है। और मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि नॉन वर्किंग अगर सिर्फ मतलब हाउस वाइफ भी है, सो ये मुश्किल होता है उनके लिए कि वो उतना समय निकाल के उतना टेक्निक से उनसे करवा के ले। जितने भी बिल्कुल। हाँ हफ्ते जी। में 2 या 3 दिन थेरेपी सेंटर में इनको जाना होता है, तो बाकी दिन की भी एक्टिविटी मैं बोलता हूँ कि 10 में से 5 या 6 ही माँ ऐसी होगी कि जो टाइम निकाल के वो एकदम सटीक तरीके से कर पाती हो। बिल्कुल। सो तो मतलब इट इज नॉट सीबीटी एन ऑप्शन थेरेपी। कि आप सिर्फ घर पे लो, ये ऑप्शन है ही नहीं, और ये केसेस के लिए तो है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, मतलब वी शुड एडवाइज कि ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, मैं एडवाइस कर देना चाहिए कि इनको सीबीटी से मतलब बिहेवियरल थेरेपीज देनी चाहिए साथ में। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा। मतलब सर एक काफी लास्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें पता लग गया इसका। नहीं बिल्कुल, एक लास्ट मैं चाहती हूँ कि आप जो यंग होम्योपैथ्स हैं उनको कोई मैसेज जरूर दें। मैसेज एक ही है कि इंडिविजुअलाइजेशन को आप इग्नोर मत करिए। और ये केसेस में ना आपको भी पेशेंस, जैसे मैंने पेरेंट्स का पेशेंस बोला ना, तो यू ऑल्सो नीड टू बी पेशेंस। कि आपने एक तो पहला जब भी आप रेमेडी दे रहे हो तो आप उसको हर एंगल से सोचिए कि आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं मेडिसिन। इंडिकेशंस अगर है तभी आप प्रिस्क्राइब करिए। 1 या 2 रूब्रिक या सिंगल रेमेडी रूब्रिक या आपने कहीं पे पढ़ा, मेरा वेबिनार देख लिया या किसी के सेमिनार अटेंड कर लिया और वहां पे केस देखी और आपने दे दिया, ये प्लीज मत करिए, इससे फेल्योर ही आएगा और कुछ नहीं। और इंडिविजुअलाइजेशन को जब भी आप रेमेडी दोगे, जो भी दोगे, तो उसके बाद में रेमेडी के ऊपर आप कंफर्म रहिए। एटलीस्ट 2 महीना तक। आपने अगर 30 से स्टार्ट किया है केस, तो आप 200 के कुछ डोसेज दीजिए। 200 से स्टार्ट किया हो तो 1M देकर देखिए। रेमेडी चेंज करने का मतलब इम्पेशंसली रेमेडी चेंज आपको भी नहीं करनी है। ठीक और है। केस इसमें जरूरी होता है कि केस जब ब्लॉक होती है ना, तब आपको ये आप मतलब आपका सही एग्जाम जो होता है वो तभी होता है कि आपका केस इंप्रूव होते होते ब्लॉक हो गया हो, तो तब क्या करना है। और तीसरी बात, सिंगल रेमेडी सिंगल डोज फॉर अ सिंगल पेशेंट एट अ सिंगल टाइम, तो ये चीज आप भूल जाइए। मतलब मुझे तो अभी तक के कोई केस ऐसा मिला नहीं है कि जहाँ पे वेल सिलेक्टेड एक ही रेमेडी मैंने दी थी और उसी में पेशेंट मेरा पूरा ठीक हुआ था। क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो बच्चा जैसे डेवलप होते जाता है न्यूरोलॉजिकली और फिजिकली और मेंटली, उस तरीके से जो ब्लॉकेजेस उसके जीवन में आए थे वही तरीके से ही आपको ठीक होगा, वो उसके बिना होता नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, ये तो तो है। you need to change your remedy according to the state of the patient। ओके। हैनेमन सर ने लिखा है, एवरी क्रॉनिक डिसीजेस नीड सीरीज ऑफ रेमेडीज और सीरीज ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर ही है, तो उस तरीके से आपको इसकी तरफ देखना है। ठीक है सर, जैसे एक और लास्ट में मैं पूछूंगी, जैसे आपने भी बोला कि बीच में आपका केस अड़ गया है, मतलब ठीक होते होते एक ब्लॉक आ गया है, तो वहां पे फिर हमारे को नोसोड सोचने चाहिए। नोजोड भी आते हैं और केस में ब्लॉकेजेस आपको पता होता है ना, जैसे आईवीएफ का मैंने बोला, हाँ एरिस्टोलोपिया, जी। हाँ एपीएच या हाँ। पीपीएच हुआ रहेगा तो उसका मैंने चाइना बोल दिया। हाँ जी। ट्यूबरकुलर अगर फैमिली हिस्ट्री मिली आपको तो ट्यूबरकुलिनम आ सकता है, जैसे नोजोड आपने बोला। हाँ मेडोराइन जी। आ सकते हैं, जो बच्चे पीठ के बल्स होते हैं, पसीना बहुत आता है, ओके। इरिटेड टीथ होते हैं, डायबिटीज का स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेडोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। टिपिलाइनम है कि इसके
साथ में और कोई कंजेनाइटल डिसीज है, घर में कोई मेंटल डिसीज से डेथ हुआ हो, प्रीमैच्योर डेथ रही हो फैमिली में, प्रीमैच्योर अर्ली एज में डेथ रही हो फैमिली हाँ में, जी। कैंसर की रही हो, तो कार्सिनोसिस भी कभी आता है, सिफिलाइनम आता है, ठीक है, थायराइडिनम भी आपको कभी कोई केस में लगता है कि मदर को वो ड्यूरिंग तो फिर हम प्रेगनेंसी सिंगल अगर डोज की सोचेंगे ना, वो बीच में हाँ वो वाली सिंगल डोजेस में सोचेंगे कि वो भी थोड़ा सिंगल, रिपीट करनी पड़ेंगी। देखिए मैं लोजोड अगर यूज करूँ तो मैं 1 ml सिंगल डोज देता हूँ। हाँ जी, अगर ठीक है, कंस्टिट्यूटिवली मुझे कोई बच्चा लगा ट्यूबरक्युलिनम वाला तो मैं प्रीफर करता हूँ 0/1 से स्टार्ट करूँ। अगर नहीं किया तो आई विल स्टार्ट विथ 200, देन 1 m, देन 10 m, देन 50 m, देन DM। ठीक है, तो इस तरीके से जाता हूँ एज पर द नीड ऑफ द केस। अच्छा, बाकी बचे हुए सारे नोसोड 1 m में अगर सार्कोड थायराइडिनम जैसे यूज करे तो 30 BD फॉर 21 डेज या फिर वीकली, फिर बढ़ा के अगर लगा तो 200 BD एवरी वीकली या फिर फोर्टनाइटली, डिपेंडिंग ऑन द केस। वहाँ पे कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, मतलब ना मेरा है ना कोई बुक में लिखा हुआ है जितने हाँ मैंने पढ़े हैं थोड़े जी, बहुत। ठीक है सर, ठीक है, सर थैंक यू आज आपकी सर। मतलब बातों से थायराइडिनम ना अगर मैंने बहुत पेशेंट के स्टूडेंट्स की मालूम, कंफ्यूजन दूर हुई होगी। जो बिल्कुल, सिंगल रेमेडी से चमत्कार वो सुनते रहते हैं ना हमेशा, उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ती है। नहीं हम और लोग ये मैं नहीं दे रहा हूँ ना मैडम, ये डॉक्टर हैनेमन सर ने लिखा हुआ है हाँ ना जी, 6th एडिशन। नहीं, मेरे को भी बहुत कई बार हमारे को खुद को हो जाता है हाँ कि हम लोग इतनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट मतलब वी हैव टू चेंज क्वाइट अ लॉट। तो ये आपकी बात सुन के हमें भी लग रहा है कि नहीं, इट्स वी आर डूइंग द राइट थिंग, इट्स कि जिस फाइन, टाइम हम सही पेशेंट कर को रहे जो हैं। चाहिए वो दे रहे हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर, बड़ा ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक बहुत यू ही वेरी मच। हाँ नहीं सर, बहुत ही इनलाइटनिंग सेशन रहा। आपने बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे भी दूर करे और व्यूअर्स के भी दूर हुए। तो लास्ट में बिल्कुल, बस इतना ही ये है सर, फोरम आप का कुछ और कहना भी चाहेंगे? धन्यवाद, आप दोनों का भी धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और ये नहीं बहुत सर, ऐसा चैलेंजिंग नहीं है। टॉपिक जो है उस पे मेरी बात रखने का मुझे मौका मिला, तो आप दोनों का धन्यवाद और आपके फोरम का भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच वेरी सर। मच। आपने हमारी भी एक बहुत बड़ी मिथ दूर कर दी है कि सिर्फ अगर बच्चा पेरेंट्स के आगे बिहेव कर रहा है ऐसे और बाकी सब जगह पे नॉर्मल है तो ही इज नॉट ADHD यस यस, पर्सन। ये उसमें मेरे को देखिए ना, बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा और हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ना ये चीज रह गई हम लोगों से, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है ना, मतलब जो हमारा टॉपिक था स्कोर, ये हम लोग थोड़े से ऑफ द टॉपिक हो गए। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है ना कि कुछ बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, तो बिल्कुल, हाँ उनको भी जी, लेबल किया जाता है ADHD का गलती से। कुछ हाँ बच्चे जी, होते हैं वो शरारती, किसी का सवाल था यहाँ पे, हाँ जी, केमिस्ट्री बच्चे ऐसा कुछ था, ये कमेंट यहाँ हाँ पे। जी, हाँ तो जी, शरारती बच्चे हैं जो है ना सिर्फ हाइपर एक्टिव रहने वाले, वो बच्चे ADHD वाले नहीं होते हैं। हम लोगों जो DSM-5 का क्राइटेरिया देखा है, वो क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। उसके जो तीन टाइप का बोला है कि 6 महीना से ज्यादा हाँ जी, और 3 से 2 सिचुएशन, और ये जो 2 थे 9 में से 6 लक्षण। इसके बिल्कुल, अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है ना, कुछ बच्चे एंग्शियस होते हैं तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहती है, उसको भी हाइपर एक्टिविटी का नाम गलती से दिया जाता है। बिल्कुल, बड़े हाँ अगर जी, बच्चे हैं तो जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार हाथ धोना, इस तरीके से होता है। कुछ बच्चे एंग्जाइटी वाले कंटिन्यू नाखून जो है उसके साथ नेल, हाँ 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 हाँ, निकालते रहेंगे, कुछ चबाते रहेंगे, उनको भी गलती से ये किया जाता है। और एक होता है एब्सेंट सीजर। मेरे पास में एक, मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक डायग्नोस केस, इसके डायग्नोसिस कौन करते हैं आपको तो पता ही होगा। तो वो बच्चा एक्चुअली, क्योंकि उसने ना मेरे सामने हुआ था एक्शन उसका, एक्चुअली दैट वाज अ केस ऑफ एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में क्या होता है ना, बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह पे स्टेयर करेगा, और स्टेयर करने के बाद में ना वो अपने आप में खोया हुआ रहेगा। साइड में क्या आवाज है, आप उसको आवाज दोगे ना तो ही वोंट हियर यू, आपकी आवाज उसको नहीं आएगी, हाँ वो हाँ अपने आप में खोएगा। उसके बाद में जो स्टेयरिंग लुक था ना, तो एक टाइम ब्लिंक करेगा और एज ऑफ वो कहीं पे खो गया था और अचानक नए एनवायरमेंट में आ चुका है। तो ये चीज जब आपको ये, दिस बेबी वाज लेबल्ड एज द बेबी ऑफ ADHD, बट दिस वाज द केस ऑफ एब्सेंट सीजर। फिर मैंने पेरेंट्स को बोला था कि आप एक काम करिए, मैं अभी दवा नहीं दे रहा हूँ आपको, आप जाके इसका EEG करवा लेना। ओके, तब जाके जब
ईईजी करवाया तो ईईजी में आया था एब्सेंट सीजर का डायग्नोसिस। फिर मेरी Okay. रेमेडी वगैरह सब कुछ अलग तरीके से निकल गया था। सो डायग्नोसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि सच में एडीएचडी है या नहीं है, नहीं तो हम एडीएचडी पकड़ के दूसरा कुछ अलग ट्रीटमेंट करते रहते। बिल्कुल तो बिल्कुल, दैट्स दिस वेरी वाज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बहुत Thank ही you अच्छा very लगा। much, sir. तो शुक्रिया आप लोगों का। शायद हम लोग 5 या 7 मिनट सेशन लेट शुरू हुआ था कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। मैडम को मैंने पूछा था 20-25 मिनट बात करनी थी, मैंने 30-35 मिनट का नहीं प्रेजेंटेशन नहीं सर, तैयार बहुत किया अच्छा हुआ रहा, था। हमें पता ही नहीं चला है। हमें तो है कि हम और सुने। नहीं बिल्कुल सर, अब आपको दोबारा आना पड़ेगा हमारे आएंगे इस पे जरूर प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, चलो, हमें बेस्ट ऑफ बहुत ही लक। अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच सर। एंड थैंक यू ऑडियंस। यानी एडीएचडी एक चैलेंज है, लेकिन अगर इसका समय पर डायग्नोसिस हो जाए और होम्योपैथी एक जो होलिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच दे रही है, उससे हम एडीएचडी के पेशेंट्स को भी ठीक कर सकते हैं, मैनेज हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यही बात है कि हर एक जो शरारती बच्चा है वो एडीएचडी का बच्चा नहीं है। तो इस बात को पेरेंट्स को और कम्युनिटी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और स्क्रीन से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। डाइट पे उनकी ध्यान दीजिए, यही आज का की मैसेज रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक नए टॉपिक के साथ। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि और भी डॉक्टर्स आए हमारे प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, डॉक्टर सरनजीत कौर को कर सकते हैं, डॉक्टर समीक्षा भी हैं हमारे साथ, उनको भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर सरन, थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। थैंक यू। ओके सर।